आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मई 2026 के करंट अफेयर्स, जो कि खान सर के संस्थान द्वारा लाया गया है। और इसमें जनवरी 2025 से मई 2026 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मई 2026 से ही शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम लोग का मई 2026, इसमें पहले हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक है अमेरिका द्वारा भारत को पुरावशिषों की वापसी, यानी कि अमेरिका में भारत के जितने भी पुरावशिष हैं अमेरिका उन सबको वापस करेगा। और इसमें कुल पुरावशिषों की संख्या है 657, जो कि सभी प्राचीन पुरावशिष हैं। इनका मूल्य लगभग $14 मिलियन मूल्य के बराबर है। और इसकी घोषणा मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग के द्वारा किया गया। और यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास की महावाणिज्य दूत राजलक्ष्मी कदम की उपस्थिति में हुआ। बरामदगी का आधार क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की गहन जांच के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसे बरामद किया गया है। इसमें एक कांस्य प्रतिमा है जो कि अवलोकितेश्वर की है, जिसका मूल्य $2 मिलियन है। यह 1939 में लक्ष्मण मंदिर के पास खोजी गई तथा 1952 तक रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय छत्तीसगढ़ में रखी गई, और वहाँ से चोरी होकर 1982 में यह अमेरिका में तस्करी हो गया। दूसरा है नृत्य करते भगवान गणेश की प्रतिमा, जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित है। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के एक मंदिर से चोरी हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम 2026। इसमें प्रमुख प्रतिबंध लगाया गया है। ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर बोर्ड प्रतिबंध है। संयोग कौशल या दोनों के मिश्रण वाले सभी खेल भी इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रबंध है ऐसे खेलों के विज्ञापन और वित्तीय लेन देन पर भी रोक लगाया गया है। और एक नियामक संस्था है जिसके द्वारा ये किया जा रहा है। इसका नाम है भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण। यह मेट वाई के अधीन एकीकृत एक नियामक संस्था है। इसके अन्य प्रावधान है पंजीकरण प्रणाली। कुछ विशिष्ट श्रेणियों के खेलों के लिए पंजीकरण प्रणाली शुरू होगा। इसके उल्लंघन पर कारावास और जुर्माने सहित कठोर दंड का भी प्रावधान है। और इसके शिकायत निवारण के लिए 2 स्तरीय प्रणाली का गठन किया गया है, जिसमें पहला है प्राधिकरण से सीधा संपर्क और अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील, और दूसरा है जुर्माने की कार्यवाही डिजिटल माध्यम से होगी और इसका समयबद्ध निपटारा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2026 और OCI नियम। गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 2009 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इसका उद्देश्य है नागरिकता और OCI प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना। इसके मुख्य प्रावधान है पूर्णतः डिजिटल OCI पंजीकरण, जिसमें सभी आवेदन अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से EOCI में जमा होंगे। और दूसरा है नाबालिगों पर दोहरे पासपोर्ट की पाबंदी। कोई भी नाबालिग बच्चा भारतीय पासपोर्ट के साथ अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक और फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। OCI आवेदकों को नए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के साथ बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी। नेक्स्ट है कार्ड सरेंडर या रद्द। दर्जा छोड़ने या रद्द होने पर मूल कार्ड निकटतम भारतीय मिशन, पोस्ट या FRRO के पास जमा करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 प्रमुख संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया गया 2026-27 में। इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। और इसके कार्यकाल सभी नवगठित समितियों का कार्यकाल 30 अप्रैल 2027 तक का होगा। पहला है प्राक्कलन या अनुमान समिति। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि बिहार में भाजपा से सांसद हैं। और इसमें प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, और इसमें सभी सदस्य लोकसभा से चयनित किए जाते हैं। दूसरा है लोक लेखा समिति। इसके अध्यक्ष हैं KC वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस के हैं। और इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तीसरा है लोक उपक्रम समिति। इसके अध्यक्ष हैं बैजयंत पांडा, जो कि भाजपा से हैं। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। चौथा है SC/ST कल्याण समिति। इसके अध्यक्ष हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि भाजपा से हैं। इसमें 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की पहली पोर्टेबल MRI मशीन। इसमें अग्रणी संस्थान है एम्स दिल्ली। इसकी उपयोगिता क्या है? तो यह ICU, इमरजेंसी कक्ष और न्यूरो सर्जिकल देखभाल में भर्ती गंभीर मरीजों का MRI अब उनके बेड पर ही संभव होगा। दूसरा, वेंटिलेटर पर मौजूद रोगियों को विशेष MRI कक्ष तक ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मरीज के जोखिमों में कमी आएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि। यह स्टार्टअप गैलेक्सी
भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा शुरू किया गया उपग्रह का नाम है मिशन दृष्टि और इसका प्रक्षेपण कैलिफोर्निया अमेरिका से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किया जाएगा। यह कीर्तिमान भारत में सबसे बड़ा निजी उपग्रह है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा इसके लिए बधाई दिया गया और इसकी तकनीकी क्षमता यह है कि हर मौसम में और 24 घंटे पृथ्वी के अवलोकन कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। इसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दे दी गई है। संशोधित अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है सीजेआई को छोड़कर, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित कुल 38 जज हो गए हैं। इसका उद्देश्य है लंबित मामलों के तेज निपटारा, कुशल कार्यप्रणाली और त्वरित न्याय के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कि भाजपा से हैं और पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी। शपथ स्थल कहाँ था? तो कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड। शपथ दिलाने वाले कौन थे? तो राज्यपाल RN रवि। मंत्रिमंडल में प्रमुख चेहरे हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तनिया, निशीथ प्रमाणिक, खुदीराम टुड्डू। नेक्स्ट हम देखते हैं तमिलनाडु में नई सरकार का गठन। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय थलपति विजय बने हैं। तमिलगा वेत्री कड़गम, ये उनकी पार्टी का नाम है। TVK पार्टी प्रमुख है, थलपति विजय जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और समारोह हुआ था लोक भवन में। कुल सीटें 234 है, जिसमें से 118 सीटें TVK पार्टी ने जीती और बहुमत 118 सीटों पे है और TVK की सीटें 108 है और यह तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी है। नेक्स्ट हम देखते हैं गठबंधन और समर्थन। कुल दावा 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा हुआ और बिना शर्त में समर्थन है VCK और IUML के द्वारा। भारी समर्थन में 13 विधायक है, कांग्रेस के 5, CPI के 2, CPM के 2 और VCK के 2 और IUML के 2। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति और शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत तीसरे स्थान पर है और यह जारी करता है मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत तीसरा स्थान। इसके कुछ प्रमुख आंकड़ों को हम लोग देख लेते हैं। इसमें सौर मॉड्यूल क्षमता के बारे में दिया है कि मार्च 2024 के 38 गीगावाट से दोगुनी होकर मार्च 2025 में 74 गीगावाट हो गया। सौर सेल क्षमता के बारे में क्या दिया है? तो मार्च 2024 के 9 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में 25 गीगावाट। इसके लिए चुनौती क्या है? तो सोलर सेल, वेफर और पॉलीसिलिकॉन जैसे प्रमुख घटकों के लिए अब भी आयात पर निर्भरता रहेगी। COP26 पंचामृत लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता तथा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। बिहार विशेष के बारे में क्या है? तो बिहार सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत कजरा, लखीसराय और पीरपैंती, भागलपुर में बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विकसित भारत जीराम यानी विबजी ग्राम अधिनियम 2025। इसका पूरा नाम क्या है? गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025। लागू तिथि है 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत लाया गया है। रोजगार गारंटी में क्या है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की वैधानिक रोजगार गारंटी दी जाएगी और इसके लिए बजट में प्रावधान है 95,692 करोड़, जो कि चालू वित्त वर्ष के आधार पर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महिला श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान। कार्यस्थल पर 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चे होने पर अलग से एक महिला श्रमिक की क्रेश व्यवस्था हेतु नियुक्ति। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की कार्यस्थल पर भागीदारी बढ़ाना। मनरेगा 2005 का यह उन्नत संस्करण है। पुरानी योजना में 100 दिन की गारंटी थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभय सीबीआई की AI आधारित नोटिस सत्यापन प्रणाली। इसके लॉन्चकर्ता कौन है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि इसका स्वरूप कैसा है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हेल्प बॉट प्रणाली है। इसका उद्देश्य है कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। इसकी कार्यप्रणाली कैसी है? तो संदिग्ध नोटिस मिलने पर वेबसाइट पर OTP सत्यापन के बाद प्रति अपलोड होगा और हेल्प बॉट रियल टाइम में असली फर्जी होने की जाँच करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केरल में नई सरकार VD सतीशन।
केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं वी.डी. सतीशन, जो कि कांग्रेस के और केरल के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। और ऐतिहासिक क्या रहा है तो 10 वर्ष के अंतराल के बाद यूडीएफ यानी कांग्रेस नेतृत्व की सत्ता में वापसी हुई। और शपथ का स्थल क्या था तो तिरुवनंतपुरम का सेंट्रल स्टेडियम। शपथ दिलाने वाले कौन थे तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कुल सीटें कितनी है तो 140 है और यूडीएफ 102 सीटें लाकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया है। इसके प्रमुख सहयोगी हैं IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्क्वाड्रन लीडर सान्या IAF की पहली महिला कैट A QFI। ये उपलब्धि है कि भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित कैट कैटेगरी ए में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है तो वो है सान्या लीडर, स्क्वाड्रन लीडर सान्या। इसकी घोषणा हुई 18 मई 2026 को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयुष अनुदान पोर्टल और आयुष ग्रिड पहल। इसकी लॉन्च करता है केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव। इसका उद्देश्य क्या है तो आयुष क्षेत्र में डिजिटल शासन, अनुदान आवंटन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही। आयुष ग्रिड क्या है तो आधुनिक तकनीक से पूरे आयुष क्षेत्र के लिए एकीकृत व नागरिक केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट हम देखते हैं Q4 यानी भारतीय सेना का एकीकृत लॉजिस्टिक एप्लीकेशन। इसके लॉन्च करता कौन है तो भारतीय सेना ने इसे लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है तो रसद और आपूर्ति प्रबंधन को सुव्यवस्थित, सटीक और पारदर्शी बनाना। इसकी कार्यप्रणाली कैसी है तो कई मौजूदा लॉजिस्टिक व इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म एक स्थान पर एकीकृत होंगे। सप्लाई चेन व ट्रांसपोर्टेशन प्रबंधन को मजबूती मिलेगी और इससे विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में सैन्य सामग्रियों की आवाजाही में तेजी और परिचालन क्षमता में सुधार होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं DRDO का ULPGM V3 मिसाइल परीक्षण। इसका पूरा नाम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3। इसके विकासकर्ता कौन है तो रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद और DRDO की नोडल लैब। और यहाँ पे इसका परीक्षण कहाँ किया गया तो एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड में अंतिम विकास परीक्षण सफल रहा। इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या है तो हाई डेफिनेशन ड्यूल चैनल सीकर, जो कि विविध लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकता है। दूसरा, समतल व उच्च तुंगता वाले क्षेत्र दोनों में फायर किया जा सकता है। तीसरा, दिन रात क्षमता व 2-वे डेटा लिंक। लॉन्च के बाद लक्ष्य M पॉइंट पर अपडेट संभव है। एंटी आर्मर क्षमता से RHA रोल्ड होमोजेनियस आर्मर और ईरा यानी कि एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से लैस आधुनिक बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में भी ये सक्षम है। अब हम लोग देखेंगे बिहार विशेष के बारे में, जो कि मई माह में दिया गया है, मई 2026 में। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और बिहार आगमन। अतिथि कौन थे तो राष्ट्रपति, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑंग ह्वाइन। यात्रा अवधि क्या थी तो 5 दिवसीय आधिकारिक दौरा था और सबसे पहले वो बिहार के गया में पहुंचे थे। बिहार में प्रमुख गतिविधि यानी बौद्ध कूटनीति। बोध गया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के दर्शन व पूजा अर्चना किए। बकराउर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में मत्था टेका और बोध गया स्थित बर्मी मठ का भी दौरा किया। इनकी आय का कार्यक्रम कैसा रहा तो नई दिल्ली गए, विदेश मंत्री एस जयशंकर और म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हुए। PM मोदी से भी द्विपक्षीय वार्ता की और मुंबई में 2 जून को दौरा किया इन्होंने। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और बिहार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1993 में 73वें संशोधन के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 और 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना था। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। इसमें पहला है भारत वियतनाम शिखर वार्ता और समझौते, MOU यानी शिखर वार्ता। PM नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉम नई दिल्ली में शिखर वार्ता की और समझौतों पर स्वाक्षर किए। राष्ट्रपति चुने जाने की 1 माह के भीतर तो लॉम की पहली भारत की राजकीय यात्रा थी। MOUs के प्रमुख क्षेत्र क्या थे तो डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा और डिजिटल भुगतान प्रणाली, संस्कृति और पर्यटन। सांस्कृतिक विरासत में क्या हुआ तो भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माईसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। चंपा सभ्यता की ऐतिहासिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण भी करेगा और पिछले वर्ष भेजे गए बौद्ध अवशेषों के दर्शन वियतनाम की 15% आबादी यानी 15 करोड़ प्लस ने भी किए हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक और वित्तीय संपर्क। तो कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का निर्यात सुगम होगा, भारतीय दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ा जाएगा। इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? तो 50 वर्ष राजनयिक संबंध और 10 वर्ष व्यापक रणनीतिक साझेदारी पूर्ण हुआ। वियतनाम एक्ट ईस्ट नीति और विजन ओशन का प्रमुख स्तंभ है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत नार्वे द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी की नार्वे की पहली आधिकारिक यात्रा थी। यह द्विपक्षीय संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया और सहयोग के क्षेत्र क्या थे? तो स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु लचीलापन, नीली अर्थव्यवस्था, हरित शिपिंग। नार्वे आधिकारिक तौर पर भारत की इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में शामिल होगा और इसरो और नार्वे के अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एमओयू साइन किया गया। उच्च तकनीकी स्वास्थ्य समाधान व डिजिटल समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट है त्रिकोणीय सहयोग, जिसे यूपीआई जैसे डीपीआई का उपयोग कर वैश्विक दक्षिण देशों को मानव विकास समाधान दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत इटली द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन। इसकी घोषणा वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने घोषणा की। आईएमईसी गलियारे पर सहयोग। दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को तेजी से विकसित करने पर सहमत है। आईएमईसी का अनावरण भारत की अध्यक्षता में G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दक्षिण कोरिया में भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन। इसका उद्घाटन करता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह युल। इसका स्थान किया था तो सियोल स्थित इमुनगक पार्क। कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे हुए, इसके अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना की 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया को श्रद्धांजलि दी गई और कोरिया युद्ध के वयोवृद्ध सैनिकों के सम्मान हेतु द्विपक्षीय सहयोग व सांस्कृतिक सैन्य आदान प्रदान करने को सशक्त बनाने के लिए विशेष संस्मरण भी जारी किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बांग्लादेश का भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। यह जारी किसने किया? तो बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो। भारत की हिस्सेदारी फरवरी में 8.47% थी, 123 अरब टका। अमेरिका 8.46% के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गया है और शीर्ष स्थान चीन का है, 21% से भी अधिक हिस्सेदारी और औद्योगिक कच्चे माल व मशीनरी के लिए। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर ऐतिहासिक कीर्तिमान। कामिरीता शेरपा जो कि 56 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही हैं, 32वीं बार एवरेस्ट पर फतह किया है। इन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। इनका जन्म सोलुखुम्बु जिला, कोसी प्रांत, नेपाल में हुआ है। पहली चढ़ाई इन्होंने 1994 में चढ़ी थी। लहाका शेरपा पर्वतरानी लगातार 11वीं बार चढ़ाई करने वाली, इनको लहाका शेरपा कहा जाता है या पर्वतरानी कहा जाता है और लगातार 11वीं बार चढ़ाई करने वाली वो पहली नेपाली महिला बनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं चोल राजवंश के लीडेन ताम्रपत्रों की वापसी। भेंटकर्ता कौन है? तो नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय के अधिकारी। और किसने प्राप्त किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये किस काल के हैं? तो 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्र हैं। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के शिष्यों की पवित्र अवशेषों की मंगोलिया यात्रा। स्रोत क्या है? तो सांची स्तूप जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और किनके अवशेष हैं? तो अरिहंत सारिपुत्र और अरिहंत मोगदल्यायन जो बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य रहे हैं। भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट और दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में जनता हेतु प्रदर्शन मंगोलिया में आयोजित किया गया। मंगोलिया रवानगी हुई 30 मई 2026 को IAF के विशेष विमान से, यानी इंडियन एयरफोर्स के। इसका मतलब क्या है? तो भारत मंगोलिया बौद्ध कूटनीति को मजबूती और सांची तीर्थस्थलों में वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है भारत का 1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य। इसकी घोषणा की केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री। इसका लक्ष्य क्या है? 2026 में 1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में 2 ट्रिलियन निर्यात। वर्तमान में स्थिति क्या है? तो निर्यात लगभग 863 अरब डॉलर तक पहुंचा है और पिछले वर्ष से 5% अधिक है। भारत लगभग 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। बाहरी आयातित उत्पादों की पहचान कर घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के बारे में हम देखते हैं। DP IIT चैम्बर इंडिया के बीच समझौता।
भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा। फोकस क्षेत्र क्या थे? तो कौशल विकास, स्वास्थ्य, कृषि, उभरती प्रौद्योगिकियाँ। 2000 के 98.47% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। वापसी की घोषणा कब हुई? 19 मई 2023 को आरबीआई के द्वारा। और मई 2023 में चलन मूल्य कितना था? 2000 के कुल कितने नोट चल रहे थे? 3.56 लाख करोड़ के। 30 अप्रैल 2026 तक शेष कितने बचे हैं? शेष केवल 5451 करोड़ के 2000 के नोट बचे हैं। नोट बदलने की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में है। आरबीआई स्पष्ट रूप से 2000 के नोट अभी भी वैध मुद्रा में बने रहेंगे। नेक्स्ट है कपास उत्पादकता मिशन यानी कपास क्रांति। इसकी मंजूरी मिल गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका बजट है 5659 करोड़। विजन 5F के तहत खेत से रेशा, रेशे से कारखाने, कारखाने से फैशन, फैशन से विदेश। लक्षित लाभार्थी कौन है? तो 32 लाख कपास किसान को इससे लाभ मिलेगा और इसका उत्पादन लक्ष्य 2030-31 तक रखा गया है 498 लाख गांठ। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। नई परियोजना है। स्वीकृत परियोजनाओं में 2 परियोजनाएं हैं। पहला है GAN तकनीकी आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो लेड डिस्प्ले सुविधा और दूसरा है उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा जो गुजरात में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक ASML नीदरलैंड समझौता। इसकी घोषणा पीएम मोदी की नीदरलैंड यात्रा के संयुक्त बयान में किया गया। ASML विशेषता क्या है? दुनिया की एकमात्र कंपनी जो उन्नत UV यानी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी उपकरण बनाती है। इसके बिना एडवांस्ड चिप बनाना असंभव है। परियोजना स्थल ये कहाँ पे है? धोलेरा गुजरात में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की 300 mm सेमीकंडक्टर फैब परियोजना और ISM पर कुल परिव्यय कितना है? 76,000 करोड़। धोलेरा भारत का पहला सेमीकंडक्टर सिटी हब बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं GDP वृद्धि अनुमान में संशोधित ICAR रिपोर्ट। घरेलू रेटिंग एजेंसी इसकी एजेंसी है और अनुमान लगाया गया है कि फाइनेंशियल 2027 तक 6.2%। कच्चे तेलों की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण ये हो रहा है। इसके मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नॉयर हैं और उसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो पश्चिम एशिया में लंबित भू राजनीतिक अनिश्चितता से वैश्विक ऊर्जा कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय रुपये का अवमूल्यन व आरबीआई हस्तक्षेप। वैश्विक संघर्षों, बढ़ती तेल कीमतों और विदेशी पूंजी बहिर्वाह के कारण भारतीय रुपये में तीव्र गिरावट दर्ज हुई जिससे आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा। चिंता, कच्चे तेल पर संरचनात्मक रूप से निर्भर व्यवस्था में अनियंत्रित मुद्रा गिरावट से खुदरा महंगाई बढ़ने का खतरा है। आरबीआई के रणनीतिक स्पॉट हस्तक्षेप और लक्षित राजकोषीय जांच का संयोजन आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है? तो असंगठित क्षेत्र की वृद्धि NSO की QBUSE रिपोर्ट। इसका जारीकर्ता कौन है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO क्वार्टरली बुलेटिन ऑन यूनिकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज। इसकी अवधि क्या है? तो जनवरी-मार्च 2026। कुल प्रतिष्ठान आंकड़ा है 9.16 करोड़ और वृद्धि 16.69% वार्षिक। हालांकि उतना उपयोगी नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख सकते हैं क्योंकि ये NSO का रिपोर्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं महिला भागीदारी। कुल रोजगार में 29% बढ़ती महिला कार्यबल भागीदारी का संकेत है। 81% प्रतिष्ठान इंटरनेट और UPI ऑनलाइन बैंकिंग जैसे कैशलेस भुगतान का उपयोग कर रहा है। 41.37% उद्यमों ने किसी न किसी रूप में आधिकारिक पंजीकरण दर्ज कराया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ। ये नियम अत्यधिक केंद्रीकृत और तकनीकी प्रधान होने के कारण आलोचना का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का मत है कि यह संघवाद और सब्सिडियरिटी सिद्धांत की उपेक्षा करता है। अपशिष्ट प्रबंधन का अधिकार और परिचालन शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों को सौंपना इसके सुझाव हैं। और समस्या उदाहरण क्या है? दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल और दशकों की उपेक्षा से बना लीगेसी वेस्ट का स्मारक। अब हम लोग देखते हैं मई 2026 की नियुक्तियाँ। प्रमुख नियुक्ति प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके बारे में विवरण देते हुए ये प्रख्यात गीतकार हैं, लेखक, संचार विशेषज्ञ, पूर्व में CBFC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शशि शेखर वेम्पति को CBFC यानी सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और प्रसून जोशी का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। ये भारत के अगले CDS होंगे। वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान का स्थान इन्होंने लिया है। कार्यकाल समाप्ति 30 मई को होगा और साथ ही DMA सचिव का भी प्रभार इनको दिया गया है। पूर्व में उप सेनाध्यक्ष और सेंट्रल कमांड थे।
नेक्स्ट हम देखते हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ये अगले नौसेना प्रमुख बनेंगे। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिनकी सेवानिवृत्ति 21 मई को होगी और ये वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान की FOC इनसी 40 वर्ष की सेवा भी दे चुके हैं। हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति चुनाव या परिणाम। राष्ट्रपति युगांडा के राष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी बने हैं। इनकी उपलब्धि है कि 7वें कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ लिया और 40 वर्षों से सत्ता में है। कंपाला का कोकोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड में इन्होंने शपथ लिया और 71% से भी अधिक वोट लाकर ये चुनाव जीते हैं। प्रतिद्वंदी बॉबी वाइन को केवल 25% वोट मिला था। प्रधानमंत्री हंगरी पीटर मैग्यार, ऐतिहासिक जीत। विक्टर ऑर्बन का 16 वर्षों का शासन समाप्त हुआ। तीजा पार्टी इनकी पार्टी है, पूर्ण संवैधानिक बहुमत से इन्होंने चुनाव जीता। इसके प्रमुख वादे की कौन है? तो भ्रष्टाचार से निपटना, पूर्व सरकार की न्यायपालिका, मीडिया नियंत्रण नीतियों को रद्द करना। हम लोग दिवस देखते हैं मई 2026 के दिवस के बारे में। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब हम देखते हैं पुरस्कार और संवाद। भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में। इसके विजेता हैं आनंद RK और सुपर्णा शर्मा, नतालिए ओपिको पियर्सन के साथ। मीडिया संस्थान कौन सा? तो ब्लूमबर्ग है। और विषय क्या था? तो भारत में साइबर अपराध का पर्दाफाश। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी, इसके विजेता है अनिरुद्ध घोषाल, जो कि हनोई वियतनाम में कार्यरत है। और विषय क्या था? तो अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल द्वारा सिलिकॉन वैली चीन निर्मित गुप्त निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल। पुलित्जर पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता साहित्य संगीत पुरस्कार है। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026। इसकी विजेता पुस्तक का नाम क्या है? तो ताइवान ट्रेवेलॉजी। इसकी लेखिका है यांग सुवांग तजी। इसके अनुवादक कौन है? तो लिन किंग। और पुरस्कार राशि क्या है? तो 50,000 यूरो। लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। इसका पूर्ण नाम क्या था? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। अब इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज रख दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंग्रेजी में अनुदित श्रेष्ठ दीर्घकालिक कथा साहित्य को सम्मानित करना। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला 2022 में। हिंदी से पहली विजेता ये रही हैं। उसके बाद हमने देखा जाए तो बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के मिला 2025 में। कन्नड़ से पहले विजेता रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस वितरण समारोह 3 जून 2026 को नई दिल्ली में हुआ। कुल विजेता पंचायतों की संख्या 42 और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कर्नाटक, जिसने 6 पुरस्कार जीता, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने दोनों ने 5 पुरस्कार संयुक्त रूप से जीते हैं। पुरस्कार की श्रेणियाँ क्या हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 34 ग्राम पंचायतें 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से और SDGs आधारित कार्य हेतु इनको दिया गया है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम ग्राम पंचायत सतत विकास पुरस्कार कुल 8 पंचायतों को मिला, 3 जिला, 2 ब्लॉक और 3 ग्राम को। इसकी वित्तीय प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो 50 लाख से 5 करोड़ तक। ये योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अधिनियम की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत लाई गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026। इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया। कुल विजेता 15 नर्सिंग पेशेवर और पात्रता क्या है? तो जो पंजीकृत नर्स हो, मिडवाइफ से ANMS महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। और इसके स्वरूप क्या? तो प्रमाण पत्र मिलेगा, 1 लाख नगद मिलेगा और पदक मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी को मिले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। पहला है द रॉयल ऑफ ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, ये स्वीडन के द्वारा दिया गया। ये किसने प्रदान किया? तो क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने दिया गाथेनबर्ग में। यह स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब तक कुल 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है ये। रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस नॉर्वे द्वारा दिया गया। ये नॉर्वे देश का है और ये दिया गया राजा हेराल्ड पंचम के द्वारा ओस्लो में। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्निकोला मेडल। ये FAO मुख्यालय रोम इटली का है और इसे दिया गया, इसे देने वाला कौन था? तो FAO महानिदेशक क्यू डोंगयू। यह खाद्य सुरक्षा सतत विकास में कृषि में योगदान हेतु जाने जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं UN सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 मिला मेजर अभिलाषा बराक को।
यूनिफिल लेबनान में महिला सहायता दल की कमांडर ये हैं। और ऐतिहासिक उपलब्धि इनकी क्या है, तो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट है और यह पुरस्कार पाने वाले तीसरी भारतीय शांति रक्षक हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सिंह को 2023 में पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कुछ पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। पुस्तक का नाम है अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, ये लिखा है शिवराज सिंह चौहान ने। और पॉलिटिक्स ऑफ द फ्यूचर लिखा डॉक्टर एस जयशंकर ने। अब सैन्य अभ्यास के बारे में देखते हैं। भारत कम्बोडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास सीनबैक्स में हुआ। ये दूसरा संस्करण था, कम्बोडिया में आयोजित हुआ। इसका समय 4 मई से 17 मई 2026 तक रहा। इसका उद्देश्य अर्धशहरी परिवेश में सैन्य अभियान हेतु आपसी तालमेल और UN शांति स्थापना अभियानों में आतंकरोधी अभियानों पर आधारित है। ये नेक्स्ट हम देखते हैं बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026। यह उमरोई सैन्य केंद्र मेघालय में हुआ। प्रतिभागी देश हैं भारत और 12 मित्र देश भूटान, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम। इसका पूरा नाम है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो मेजर जनरल सुनील सेवरॉन, जो कि अपर महानिदेशक इन्फेंट्री। अवधि क्या है, तो 2 सप्ताह 14 दिन तक यह चला। मुख्य फोकस क्या रहा है इसमें, तो अर्ध पर्वतीय और वन क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान, उसका प्रशिक्षण, संयुक्त योजना अभ्यास, सामरिक स्तर के अभ्यास और समन्वित अभियान। भारत ने स्वदेशी नौसैनिक पोत संघमित्रा को भी लॉन्च किया। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाता है। हम लोग देखते हैं खेलकूद के बारे में। तीरंदाजी विश्व कप भारतीय महिला रिकर्व टीम स्वर्ण विजेता। संघाई चीन में हुआ तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 और फाइनल परिणाम में भारत ने मेजबान चीन को 5-4 से हराया और टीम की सदस्य दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत। नेक्स्ट हम देखते हैं IPL 2026 रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु चैंपियन बना। फाइनल कब हुआ था, 31 मई 2026 को। परिणाम RCB ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। मैन ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली को मिला। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी हैं, आक्रामक प्रदर्शन और सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है, तो चर्चा के अंदर बन गए। नेक्स्ट देखते हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2026 को महिला वर्ग में लॉरेन बेल जो कि इंग्लैंड की, इनको मिला। न्यूजीलैंड और भारत के विरुद्ध बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए। और विविध क्या है, तो ईशांक सिंह पाक जलडमरू मध्य पार करने वाले सबसे युवा तैराक बने। इनका उम्र 7 वर्ष है और रांची झारखंड के निवासी हैं। कक्षा 3 के छात्र हैं। दूरी 29 किलोमीटर है और समय रिकॉर्ड 9 घंटे 50 मिनट में इन्होंने पूरी कर ली अपने आयु वर्ग में। और मार्ग कौन सा था, तो तलाई मन्नार श्रीलंका और धनुषकोडी तमिलनाडु। कार्यक्रम मिशन समंदर के अंतर्गत मान्यता यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान है। इस प्रकार हम लोग का मई 2026 का करंट अफेयर समाप्त हुआ।